किसान आंदोलन पर यह बड़ी खबर है। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत 4 घंटे तक कल चली है। सरकार का 4 फसल की एमएसपी पर खरीद का प्रस्ताव सामने आया है। अच्छे माहौल में बात हुई है, ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया और सकारात्मक सुझाव सामने आए हैं। फैसले के लिए किसानों ने आज से कल तक का वक्त मांगा है। किसानों से बात कर आज बताएंगे, ये किसान नेता पंढेर की तरफ से कहा गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस आज की बैठक में क्या हुआ, क्या बातें हुई। ये चौथे राउंड की बैठक थी जो 4 घंटे चली और 4 फसल पर एमएसपी खरीद का प्रस्ताव सरकार ने किसानों को दिया। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द और मक्का और कपास की फसल पर एमएसपी देने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नैफेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और यानी एनसीसीएफ और भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई से 5 साल का करार करना होगा। केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने सभी संगठनों से बात कर अंतिम फैसला बताने की मांग के लिए वक्त आज भर का मांगा है और विचार के बाद इस पर वो अपनी राय देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी चौथे दौर की बैठक में मौजूद थे। केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों के डाइवर्सिफिकेशन और कुछ अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर एक नया प्रपोजल दिया गया है। दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। और वहीं किसानों ने अपनी सभी मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को 2 दिन की मोहलत दी है। फिलहाल किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच की योजना को स्टैंड बाय में रखने का ऐलान भी किया है। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद, किसानों की कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी मांगों पर सहमति नहीं बनी है। बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है। और एक बड़ी खबर है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला आएगा, सुनवाई होगी और चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मेयर का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। और अब नया गणित समझिए, पूरा खेल कैसे बदल गया ये भी समझिए। 3 आप पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरशरण काला बीजेपी में शामिल होगी, जिसके बाद नया समीकरण बन रहा है। बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है, जबकि उनके पास एक सांसद का भी वोट है। और इसके अलावा हाल ही में हुए मेयर चुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद ने भी बीजेपी को समर्थन दिया, यानी बीजेपी के पास अब कुल 19 वोट हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बाद आपके पास अब घटकर 17 वोट रह गए, जिसमें आम आदमी पार्टी के 10 और कांग्रेस के 7 वोट शामिल है। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं, जबकि एक सांसद का वोट मिलकर 36 वोट डाले जाते हैं और इन्हीं 36 वोटों के इस्तेमाल से मेयर का चुनाव किया जाता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले ही मेयर चुनाव विवाद के चलते बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार को दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद ही मनोज सोनकर से इस्तीफा देने को कहा गया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सोनकर को हटाने की मांग कर रहे थे। विपक्ष का आरोप है मतपत्रों में गड़बड़ी करने और 8 वोटों को अमान्य करने के बाद सोनकर जीते थे। इधर चंडीगढ़ नगर निगम में एक और उलटफेर हुआ है और वो ये, आप देखिए किस तरह से बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आता है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में चंडीगढ़ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और अरुण सूद ने तीनों को बीजेपी में शामिल कराया। तीनों के बीजेपी में शामिल होने के बाद नगर निगम में बीजेपी पार्षदों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। बीजेपी के पास 1 वोट सांसद का भी है। मेयर चुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद ने भी बीजेपी को समर्थन किया था। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आखिर क्यों दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि ईडी पीएमएलए की धारा 45 का डर ही राजनेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। केवल एक ही एजेंसी है जो ये जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसका कारण केवल पीएमएलए सेक्शन 45। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए को खत्म कर दिया जाए तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे राजनेता अपनी अलग अलग पार्टियां बना लेंगे। इधर शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी है। ईडी अभी तक उन्हें 6 बार समन भेज चुका है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि केजरीवाल पूछताछ में शामिल होंगे या नहीं। ईडी ने केजरीवाल को ये 6ठा समन भेजा है। वहीं केजरीवाल के पेश न होने पर ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत की थी। शनिवार को केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट से बजट सत्र का हवाला देकर फिजिकल तौर पर पेश होने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय कर दी। और खबरें हैं कि कमलनाथ कांग्रेस में रुक सकते हैं और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों पर कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को 2 टूक संदेश भेजा। खबरें कि कांग्रेस ने कमलनाथ से कहा गया है कि वो और उनके बेटे को एक ही पार्टी में रहने पर फैसला लेना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कमलनाथ कांग्रेस में रहें और उनका बेटा बीजेपी में शामिल हो जाए। दरअसल सोनिया से बात करने के बाद भी राज्यसभा सीट नहीं मिलने से कमलनाथ नाराज थे। राहुल से बात कराकर उनकी नाराजगी दूर कराई गई, जिसके बाद कमलनाथ के कांग्रेस में रुकने की खबरें आने लगी। लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस हटाने से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई, जो कांग्रेस आलाकमान को नागवार गुजरी। कमलनाथ और कांग्रेस का साथ 5 दशक पुराना है। कांग्रेस भी नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ पार्टी को छोड़कर चले जाएं। कांग्रेस जानती है कि कमलनाथ के पार्टी छोड़ने से पार्टी को नुकसान होगा। उन्हें बीजेपी में जाने से रोका नहीं गया तो पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। इसलिए दिग्विजय सिंह और सज्जन कुमार वर्मा को कमलनाथ को मनाने का जिम्मा सौंपा गया है। जहां दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की नाराजगी दूर कराने के लिए उनके राहुल गांधी से बात कराई, तो वहीं सज्जन वर्मा कमलनाथ से मिलने उनके घर पहुंचे। कोई ऐसा तो है कि कमलनाथ जी ने कोई निर्णय ले लिया हो। ऐसा तो किसी टीवी पे भी उन्होंने नहीं बोला कि उन्होंने कोई निर्णय इस तरह का लिया हो। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे। कमलनाथ ने कहा कि वो आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहे। बताया जाता है कि जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद दिए जाने से भी कमलनाथ नाराज थे। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर जीतू पटवारी ने भी कमलनाथ से बात की है। जीतू पटवारी ने बताया कि कमलनाथ ने उनसे कहा है कि वो कांग्रेसी थे और कांग्रेसी रहेंगे। अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। बात झारखंड की। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस और जेएमएम में तनाव काफी बढ़ गया है। सरकार पर मंडराते संकट के बीच दिल्ली आकर सीएम चंपई सोरेन ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की। झारखंड कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं, जिनमें से 8 विधायकों ने दिल्ली आकर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की। कांग्रेसी विधायक चंपई सोरेन सरकार में पुराने मंत्रियों को रिपीट करने से भड़के हुए हैं और नए विधायकों को मंत्री बनाने की मांग पर अड़े हैं।
बातचीत हो रही है, सारे जो विधायक है दिल्ली आ चुके हैं। मैंने वहाँ झारखंड में भी बताया कि उनके कुछ जेन्युइन इश्यूज थे, कुछ उनके अपने क्षेत्र को लेकर कुछ मसले थे और कुछ अपने विदिन पार्टी के उनके कुछ मामले थे। बाकी सरकार से लेकर उनका कोई नाराजगी नहीं है। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वकील आलोक श्रीवास्तव ने इस मामले में याचिका दाखिल की। संदेशखाली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी बंगाल दौरे पर हैं। आज रेखा शर्मा संदेशखाली का दौरा करेंगी। वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी पश्चिम बंगाल के साथ भी बैठक करेंगी। टीएमसी ने संदेशखाली में महिला उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया। बीजेपी एंड सीपीएम ऑर्गेनाइज्ड हुए थे। ये फेक न्यूज़ जो इधर हमारा माँ बहन का सम्मान नहीं है, पूरा फेक है। ये जो माँ बहन है, ये संदेशखाली का जो माँ बहन है, ये क्लियर कर दिया, इधर ऐसा घटना नहीं हुआ। इधर आज लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को सुबह 10:30 बजे तलब किया है। अधिकारियों को बीजेपी सांसद पर लाठीचार्ज पर जवाब देना पड़ सकता है। बीजेपी का आरोप है कि संदेशखाली हिंसा के खिलाफ बंगाल के बशीरघाट में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बिना उकसावे के उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें सुकांत मजूमदार घायल हुए थे। इसी को लेकर सुकांत मजूमदार की शिकायत पर लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और जिले के डीएम, एसपी और थानाध्यक्ष को तलब किया है। इसके साथ जो आपने पूछा कि हाँ मेरा झड़प हुआ था और पुलिस के कारण मैं पुलिस ने सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी की, उनके लिए मैंने प्रिविलेज कमेटी में मैंने कंप्लेन भी किया और प्रिविलेज कमेटी उनको बुलाई। और संदेशखाली हिंसा मामले में टीएमसी नेता शिबू हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शिबू हाजरा शाहजहां शेख का करीबी था, जिसके पोल्ट्री फार्म पर कुछ दिन पहले महिला प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। शिबू हाजरा पर भी संदेशखाली की महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। संदेशखाली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वो आप सब जानते हैं कि ममता के राज में कोई ममता नहीं है महिलाओं के प्रति, और एक तरफ प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है जो लगातार महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इधर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से आज ईडी की पूछताछ होनी है। ईडी ने उन्हें समन करके आज पूछताछ के लिए बुलाया है। विदेशी मुद्रा लेन देन मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को आज ईडी के सामने पेश होना है। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए हेडक्वार्टर बुलाया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि महुआ ईडी पूछताछ में शामिल होंगी या नहीं। ईडी से पहले सीबीआई भी महुआ के खिलाफ जांच कर रही है। संसद की वेबसाइट की यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करने के आरोप में पिछले साल महुआ मोइत्रा को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था और आचार समिति ने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। और महाराष्ट्र के अकोला में असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से बीजेपी को हराने की अपील करते हुए एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में जिताने की अपील की। ओवैसी ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उन कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसा जो एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में इस बात को कहा कि आज भारत में जो मुसलमान हैं वो अपने आप को हिटलर के ज़माने में जो यहूदी अपने आप को महसूस करते थे, उसी तरह आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी में होंगे। दोनों का आमना सामना भी हो सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनके पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेगी। राहुल अमेठी के सागरा तिराहे पर अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पद यात्रा करते हुए देवी पाटन मंदिर तक जाएंगे। वहीं अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। स्मृति करीब 11 बजे बहादुर ब्लॉक के टीकर माफी बाजार सहित करीब 1 दर्जन गाँव में जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी और लोगों से उनकी समस्याएं सुनेंगी। इस दौरान दोनों नेताओं का आमना सामना हो सकता है।
और राहुल गांधी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। बीएचयू के प्रोफेसर्स ने उनसे बात की और विश्वविद्यालय की व्यवस्था को लेकर शिकायत की। में एक लड़की के साथ बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने रात में रेप किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 25 प्रोफेसर से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने भारत के महान शिक्षण संस्थान को दुर्गति की ओर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि एक स्वायत्त विश्वविद्यालय के साथ सबसे बड़ा अन्याय उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता छीनना है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के महान शिक्षण संस्थान को इस अन्याय से बचाना है। छात्रों को पढ़ने और अपनी सोचने की क्षमता को नया विस्तार देने के लिए युवा न्याय को लाना है। और यूपी में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर 20 फरवरी से पहले फैसला हो जाए। उत्तर प्रदेश में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि रायबरेली में न्याय यात्रा का मंच शेयर करने से पहले सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। कांग्रेस 20 से 22 सीटों पर अपना दावा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 17 सीटें ही देने के मूड में है। देखिए, सीटों का बंटवारा तो जो बातचीत है वो समाजवादी पार्टी के साथ और हमारे अन्य घटक दल हैं उनके साथ में काफ़ी सार्थक चर्चाएं शुरू हैं और बहुत जल्द ही इसका नतीजा की घोषणा की जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी का आज यूपी दौरा है। संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। मंदिर के मॉडल का अनावरण भी करेंगे पीएम। एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर पीएम मंदिर के मॉडल का अनावरण करेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री गर्भगृह में मुख्य शिला को स्थापित करेंगे और परिक्रमा करते हुए पूर्वी दरवाजे से बाहर निकलेंगे। मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट करवा रहा है, जिसके पीठाधीश्वर कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम है। कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। सीएम योगी बरेली के त्रिशूर एयरबेस पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। और कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जहां पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी हमला किया। कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कार्यक्रम से पहले धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से पीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम गैरों को अपना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी हमला किया। नरेंद्र मोदी गैरों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे अभागे नेता है जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं। संभल में बनने जा रहे भव्य कल्की धाम मंदिर में भगवान विष्णु के सभी अवतारों को जगह दी जाएगी। संभल के बाद पीएम मोदी आज यूपी की राजधानी लखनऊ जाएंगे, जहां पर वो हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में पीएम मोदी आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और यूपी को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम दोपहर करीब 1:45 बजे यूपी के लिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा लागत की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अयोध्या, मथुरा, काशी समेत 8 धार्मिक स्थलों के लिए 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू होंगी। और आज से चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के बिहार दौरे पर जा रही है, जहां वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनाव आयोग की टीम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी इस टीम का हिस्सा हैं। चुनाव आयोग का बिहार दौरा। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक RS भट्टी के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। 20 फरवरी राज्य के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के साथ चुनाव आयोग बैठक करेगा। दौरे के आखिरी दिन 21 फरवरी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और बिहार के केंद्रीय सुरक्षा बलों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा। और मुंबई में SP नेता अबू आजमी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस्लाम के खिलाफ बताया और कहा कि कानून लाने पर इसका विरोध किया जाएगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने UCC का जिक्र करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर UCC कानून लाया गया तो देश के मुसलमान एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके वोट लिया जा रहा है। इतना आसान नहीं है, एक बार और लाए थे इस कानून को,
मुल्क के कोने कोने में लोग जमा हो गए थे। पूरे मुल्क में जो हंगामा हुआ था, अगर फिर सरकार ने इस तरह की हरकतें शुरू की, मैं समझता हूँ फिर मुल्क में एक बार लोग जमा होंगे और इसके मुखालफत जरूर करेंगे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, इस मौके पर आगरा के किले में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर आज यूपी के आगरा के किले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगरा के किले में शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस दौरान लेजर शो के जरिए उनके पराक्रम की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि शिवाजी महाराज का आगरा के किले से गहरा नाता रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर मुंबई के चेंबूर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गोवा के गांव में शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। दक्षिण गोवा के साउथ जोस डे एरियल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने को लेकर तनाव हो गया। गांव वालों के विरोध के बाद भी प्रतिमा लगाई गई। गांव वालों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गांव मूल रूप से कैथोलिक है और यहां की आबादी ज्यादातर ईसाई है। जानकारी के मुताबिक इसलिए गांव के लोग वहां प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि प्रतिमा लगाने के लिए कानूनी तौर पर प्रशासन की तरफ से कोई इजाजत नहीं ली गई है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश के गुना के एक शादी समारोह में मधुमक्खियों ने क्या कोहराम मचाया, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई हैं। यहाँ मधुमक्खियों के झुंड ने बारातियों पर हमला कर दिया। हमले में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें दिख रहा है कि शादी का फंक्शन चल रहा था। अचानक से मधुमक्खियों के छत्ते ने शादी में शामिल हुए मेहमानों पर हमला कर दिया। सभी मेहमान बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। भगदड़ मचने के बाद लोगों ने मधुमक्खियों से खुद को बचाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। फिरोजाबाद पुलिस ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने आए सॉल्वर गैंग के 20 सदस्यों सहित 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही थी। पुलिस को इस दौरान गड़बड़ी की आशंका थी। खबर थी कि इस दौरान असली अभ्यर्थियों की जगह नकली अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच सकते हैं, जिनको लेकर पिछले 2 दिनों कई गिरफ्तारी हुई है। सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है पिछले 2 दिनों से, कल था आज भी चल रहा है किया गया, और इसमें कल से लेकर अब तक हम लोगों ने लगभग 19-20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं, ये जो बिहार से सॉल्वर के रूप में यहाँ पे लाए गए थे। कल राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। उदयपुर और जयपुर में भी जाएंगे अमित शाह। कुछ साल पहले तक दुनिया में कहीं कोई संकट आता था तो सारे देश अमेरिका की ओर देखते थे। विश्व की रणनीति और कूटनीति का अंतिम फैसला अमेरिका करता था, लेकिन अब अमेरिका संकट में है और भारत से आस लगाए बैठा है। पीएम मोदी की विदेश नीति का डंका खुद अमेरिका बजा रहा है। जर्मनी में चल रहे 60वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यही हुआ। इस बैठक से ठीक पहले अमेरिकी संसद की इंटेलिजेंस कमेटी ने दावा किया कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। रूस अगर अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट करेगा तो इससे पूरी दुनिया में कोहराम मचना तय है। परमाणु विस्फोट की चपेट में आकर सारी लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स ध्वस्त हो जाएंगी। लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का मतलब अंतरिक्ष की निचली कक्षा में तैनात वो उपग्रह जिनकी बदौलत मोबाइल फोन चलते हैं, बैंकों के एटीएम काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, विमान और पानी के जहाजों का नेविगेशन भी सैटेलाइट की मदद से हुई होता है। अंतरिक्ष में रूस के परमाणु हमले से यह सब खत्म हो जाएगा। इस चिंता ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है तो उसे पीएम नरेंद्र मोदी और भारत की याद आई। अमेरिका ने मान लिया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सिर्फ पीएम मोदी ही समझा सकते हैं। क्या है यह संकट और क्यों पीएम मोदी को ही संकट मोचक माना जा रहा है, देखिए रिपोर्ट।
यूक्रेन और रूस की जंग एक बार फिर विनाशकारी मोड़ पर है। नया संकट इस बात का नहीं है कि यूक्रेन के अवदिव्का पर रूस ने कब्जा कर लिया है। नया संकट इस बात का है कि रूस अब अंतरिक्ष में परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में परमाणु हमला उसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से होगा जिसका परीक्षण रूस ने 16 नवंबर 2021 को किया था। तब अमेरिका के होश उड़ गए थे क्योंकि रूस ने अपनी मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने ही एक पुराने उपग्रह को ध्वस्त किया था। उस उपग्रह के टुकड़ों से बचने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तैनात अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सेफ कैप्सूल में शरण लेनी पड़ी थी। दो दिन पहले अमेरिकी संसद में इंटेलिजेंस कमेटी की बैठक में यह सनसनीखेज रिपोर्ट आई कि रूस अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अंतरिक्ष में युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। इस बार रूस किसी पुराने और बेकार उपग्रह को निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि वो अंतरिक्ष में एक परमाणु विस्फोट करेगा। अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट का अंजाम बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि उसकी चपेट में आकर दुनिया के तमाम देशों की सैटेलाइट्स तबाह हो जाएंगी। फिर धरती पर ना तो मोबाइल फोन चलेगा, न इंटरनेट, न जीपीएस और ना ही मौसम की जानकारी मिलेगी। यानी हवाई जहाज, पानी के जहाज, एटीएम, बैंकिंग, सब कुछ ठप। जिस खतरे ने अमेरिकी संसद और बाइडेन प्रशासन की नींद उड़ा दी, उस संकट से बचाने के लिए अमेरिका को भी एक ही नाम याद आया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए जर्मनी में है। उन्होंने अंतरिक्ष में रूस के परमाणु हमले की तैयारी की चर्चा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से की। क्योंकि अमेरिका भी मानता है कि मौजूदा समय में सिर्फ भारत ही है जो रूस को समझाकर दुनिया को बचा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि रूस को रोकना भारत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अंतरिक्ष में रूस के परमाणु विस्फोट से खतरा भारत की सैटेलाइट्स को भी है। स्पेस में परमाणु विनाश का खतरा रोकने के लिए अमेरिका की आखिरी उम्मीद भारत ही क्यों है? इसकी मिसाल भी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। बैठक के बाद खुली चर्चा के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक एक मंच पर थी। वहां फिर सवाल उठा कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना क्यों जारी रखा। Problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात अमेरिका और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के मुंह पर कही। उनकी बात सुनकर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन मुस्कुरा दिए। भारत की विदेश नीति का ये दम और साफगोई देखकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात याद आ गई। सोलह सितंबर 2022, समरकंद, उज्बेकिस्तान। पीएम मोदी एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे। यूक्रेन युद्ध के 7 महीने बीत चुके थे और पुतिन से शांति वार्ता की हिम्मत अमेरिका या यूरोप के किसी भी नेता ने नहीं दिखाई थी। तब पीएम मोदी ही थे जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। दूसरा कोई नेता होता तो पुतिन क्या जवाब देते, इसका एक नमूना देख लीजिए। फरवरी 2022 से पहले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी रूस के राष्ट्रपति को समझाने की कोशिश की थी कि वो यूक्रेन पर हमले का इरादा टाल दें। लेकिन पीएम मोदी से शांति की नसीहत सुनने के बाद भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब भी भारत का जिक्र किया, उनके मुंह से पीएम मोदी की तारीफ ही निकली। दिसंबर 2023, मॉस्को, रूस। रूस और यूक्रेन की दुश्मनी आज जिस मोड़ पर है, उसमें यह असंभव था कि किसी देश की तारीफ रूस भी करे और यूक्रेन भी। इस असंभव सी कूटनीति को भी पीएम मोदी ने संभव करके दिखा दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद उन्होंने अमेरिका और यूरोप के दबाव के बावजूद रूस के साथ ऐतिहासिक दोस्ती का ख्याल रखा और यूक्रेन को भी यह मानना पड़ा कि विश्व को शांति का रास्ता सिर्फ भारत ही दिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।